श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, जन्म पत्रिका निर्माण में क्या होगा, रिवीजन कर रहे हैं हम। जन्म पत्रिका निर्माण, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका बनाएंगे तो हमें एक तो मिलेगा दिनांक, माना 20/11/2020 मिला। यदि रात्रि की 12 बजे पहले का जन्म होता है 12 बजे तक तो हम तारीख एक ही लेंगे, परंतु रात की 12 बजे बाद का यदि हमें समय मिलता है तो हमें दोनों तारीख लेनी पड़ेगी। जैसे 20 तारीख की रात और 21 की सुबह 2 बजे का जन्म हुआ तो हमें 20/21 नवंबर 2020 लेना पड़ेगा, अन्यथा हम 20 का गणित करके पत्रिका 19 की बना लेंगे। इसलिए हमारे पास चाहिए दोनों तारीखें। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि 21 तारीख में जन्म हुआ तो सूर्योदय कौन सा निकालेंगे, तो आपको सूर्योदय 20 तारीख वाला ही निकालना है। जो अगली तारीख हो जाती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और वार भी हमारा सूर्योदय से सूर्योदय चलेगा और तारीख भी हम सूर्योदय से सूर्योदय मानेंगे। ये तो इसलिए जानकारी के लिए है हमारे पास कि 20 की रात्रि थी, 21 हो गई थी, परंतु आज हमारी रात्रि को ही जन्म हुआ तो हम ये सूर्योदय वगैरह सभी इसी का लेंगे। हमारे ज्योतिष में सब सूर्योदय से सूर्योदय चलता है और जो जहां समाप्त होता है वहां उसका समाप्ति काल दिया जाता है। तो हम ये 2 तारीखें लेंगे। तो अब हमारे पास आएगा समय, उसके बाद मिलता है हमको समय नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर मिलेगा हमें। इसमें यह ध्यान रखें कि रात्रि दिन पूरा उल्लेख करें कि दिन में जन्म हुआ या रात में जन्म हुआ, नहीं तो जन्म पत्रिका बनाते टाइम पता चला कि इसका जन्म 10 बजे दिन का है कि रात का है, तो इसको रात दिन को भी लिखवाएं। उसके बाद जन्म स्थान। अब जन्म स्थान हमें पता चला तो हम किसी भी माध्यम से उसके अक्षांश निकालेंगे और रेखांश निकालेंगे, दोनों की आवश्यकता होगी। यदि किसी जन्म पत्रिका में भरते समय यदि हमें उसमें अक्षांश रेखांश खाली मिलता है तो यह सोच लो कि उनको जन्म पत्रिका बनाने का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले पेज खोलो और उस कुंडली में क्या देखो, अक्षांश रेखांश। यदि उनने पत्रिका में अक्षांश रेखांश नहीं भरे हैं, इसका अर्थ है कि वह पत्रिका किसी सीखने वाले के द्वारा बनाई गई जो सीखा भी नहीं है पूरा, और किसी व्यवस्थित गुरु के पास भी नहीं गया है। तो देखिए, ऐसी छोटी पत्रिकाएं भी होती है जो मैं कल प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए, ये इस प्रकार के अक्षांश रेखांश खाली होते हैं, उसके बाद पलभा भरनी होती है। तो पलभा अक्षांशादि सारणी में मैंने दे रखी है, और वैसे आपको मैंने विशोपका नयनम एक पुस्तक पहुंचाई है, उसमें किसी भी स्थान की पलभा निकालने का सूत्र विधि मैंने आपको पूर्णतया अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो पलभा उसमें केवल भरनी होती है, पलभा आपको कहीं गणित में आवश्यकता नहीं लगती है। हाँ, परंतु जो स्वदेशोदय बनाकर जन्म पत्रिका बनाते हैं तो उनके लिए वहां पलभा की आवश्यकता होती है। पलभा से स्वदेशोदय और स्वदेशोदय से लग्न स्पष्ट, तो वो जो विधि है वो बहुत श्रम साध्य भी है, क्लिष्ट भी है। जब एक बार जन्म पत्रिका बनाना व्यवस्थित सीख जाए तो फिर उस भुक्त भोग्य विधि को भी अपनाना चाहिए। उसमें 4 विधियां काम करती है। जैसे विश्व सायन लग्न सारणी में सिर्फ एक विधि चलती है कि आपको सायन सूर्य के राशि अंश कला विकला से मान लेना है और उसके इष्ट गति में जोड़ना है और उसको वापस उसमें ढूंढना है। 24 घंटे में से कभी भी जन्म हो तो वो एक विधि ही चलेगी। अब इसमें भुक्त भोग्य में 2 विधियां 4 विधियां चलेगी। 4 कौन सी चलेगी, एक तो इष्ट दिन का हो तो भोग्य प्रकार से होगा, और यदि इष्ट रात्रि का हो तो भुक्त प्रकार से होगा लग्न स्पष्ट, और यदि इष्ट पल में से स्वदेशोदय नहीं घटे तो वो विधि अलग होगी। यदि सूर्योदय से कुछ पहले का ही जन्म हो और भुक्त पल में नहीं घटे तो ये 4 विधियां काम करती है, तो वहां तो सभी अपना चक्री घूम जाएगी। तो ऐसी विधि के चक्कर में नहीं पड़ना है, और इसलिए हमें पलभा की जरूरत नहीं लगेगी। अब देखिए, उसके बाद पांचवा बिंदु आता है कि अयनांश निकालना।
हम विश्व सायन लग्न सारणी लेंगे। उसके प्रारंभिक पृष्ठों में अयनांश प्रत्येक माह की 1 तारीख का दे रखा है। अभी तक जितने जीवित हैं उनके और आगे भी 250 सालों में जिनका जन्म होगा उनके सबकी 1 तारीख के अयनांश निकालकर सीधे दे रखे हैं। आपको कोई गणित नहीं करना है। फिर पृष्ठ क्रमांक 62 से प्रत्येक तारीख का मान दे रखा है विकला में, वो केवल विकला के स्थान पर आपको जोड़ना है तो आपकी जन्म तारीख के अयनांश हो जाएंगे। अयनांश होने के बाद हमारे पंचांग में जो सूर्य स्पष्ट दिया है प्रातः का वो लेना है। किसी भी पंचांग का ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि श्री भादो माता पंचांग का ही ले। ये देखिए, ये है हमारा श्री भादो माता पंचांग और आपको इसको लेना ही आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास ऋषिकेश पंचांग है उसको ले सकते हैं वाराणसी का। आपके पास श्रीधर शिवलाल पंचांग है उसको ले सकते हैं। आपके पास निर्णय सागर पंचांग है उसको ले सकते हैं। आपके पास अन्य और कोई पंचांग है उसको ले सकते हैं। मार्तंड पंचांग ले सकते हैं, विश्व विजय पंचांग ले सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे। परंतु पहले ये देख लें कि उसमें सूर्य स्पष्ट किस समय का दिया है। अगर सूर्योदय का लिखे तो ले लेना है, कुछ नहीं करना है। और यदि 5:30 बजे का है तो भी मैंने जो सूक्ष्म करना हो तो 1 कला 15 विकला जोड़ना है, पर सूक्ष्म करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधा 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट ले लें, या फिर जो पंचांग में सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट दिया है वो ले लें। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्तंड पंचांग, श्री भादो माता पंचांग, विश्व विजय पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, इनमें प्रातः 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट है, उनको यथावत ऐसा का ऐसा लिया जा सकता है। और निर्णय सागर पंचांग में सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट है, उसको भी यथावत लिया जा सकता है। इनमें कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रातः का सूर्य स्पष्ट लेंगे। पंचांग का सूर्य स्पष्ट लेंगे और ये पंचांग का सूर्य स्पष्ट दृश्य पद्धति का हो तो अच्छा रहेगा। दृश्य में भी हमारा केतकी भी चल रहा है, केतकी के बाद एक दृश्य और चल रहा है, दोनों ही लगभग मान बताते हैं। इसलिए जो है हम वो केतकी वाला भी ले सकते हैं, दृश्य वाला भी ले सकते हैं। परंतु ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांती सूर्य स्पष्ट लेंगे तो उसमें तो बहुत अंतर आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें। पर फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे तो वो ही पंचांग लेना चाहिए, जो ग्रह राघवी है मैं उसी को मानता हूं, कोई सूर्य सिद्धांति को मानता है, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें हमारे कोई रोक टोक नहीं है। जो हमने जो अयनांश निकाल रखे हैं, अयनांश वे दृश्य हैं। यदि आप चाहें कि सब हमें दृश्य नहीं चाहिए, हम तो ग्रह लागवी अयनांश को मानते हैं, तो ग्रह लागवी अयनांश का सूत्र भी हमारी विश्व सायन लग्न सारणी में दिया है। उस सूत्र से आप स्वयं अयनांश निकाल लें। और यदि आप सूर्य सिद्धांत को मानते हैं तो सूर्य सिद्धांत का सूत्र भी विश्व सायन लग्न सारणी में दे रखा है, वे उस अयनांश को निकालकर सूर्य स्पष्ट में जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जब आप सूर्य स्पष्ट में वो वाले अयनांश जोड़ेंगे तो आपका जो सूर्योदय सूर्यास्त भी वो उस मत का आएगा जो कि सूक्ष्म दृश्य नहीं होगा। तो हम ये जो सूर्य स्पष्ट लेंगे इसमें इसको सायन बना लेंगे, सूर्य स्पष्ट और प्लस अयनांश, तो ये हो जाएगा हमारा सायन सूर्य, सायन सूर्य स्पष्ट। ये सायन सूर्य स्पष्ट होगा प्रातः का, प्रातःकालिक सायन सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इस सायन सूर्य स्पष्ट के 2 आगे के डिजिट लेंगे। 2 आगे के डिजिट मतलब एक तो राशि लेंगे और एक अंश लेंगे। यहां मान लो 10 है और यहां 25 है, तो आगे आगे विश्व दिनमान सारणी हमारा जो अक्षांश है उसके पास वाली निकालेंगे। प्रत्येक 10 कला के अंतर पर विश्व दिनमान सारणी दी गई है, तो ये 10 आगे आगे इधर से लेंगे और ये 25 ऊपर ही ऊपर इधर से लेंगे। इसको 10 को और इस 25 को मिलाएंगे तो जो मिलता है वो हमारा दिनमान होगा। हमें ये दिनमान प्राप्त हो जाता है और दिनमान को 60 घटी में से घटाने पर रात्रिमान हो जाएगा। 60 ऋण दिनमान बराबर रात्रिमान।
अब रात्रिमान में सूर्योदय साधक सारणी में ढूंढेंगे, जैसा कि मैं पूर्व के उदाहरण में बता चुका हूं। यहां सूर्योदय साधक सारणी से सूर्योदय निकालेंगे। देखिए हम कहां कहां गलत करेंगे वो बता देता हूं। जैसे हमारे जो एक बहन जी हैं, उनने इस रात्रिमान का मान जो लिया था वो घटीपल बनाने वाली सारणी से ले लिया, तो रात्रिमान के घटीपल के घंटा मिनट बन गए। अब वो सोचे कि सूर्योदय आ जाए 6-7, सूर्योदय कितने में आता है, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, इन 3 डिजिट में आता है, या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। उनके सीधा 12 बजे का आ गया। अब वो सोच रहे हैं कि 12 बजे सूर्योदय कैसे होगा, या तो टेबल गलत है या मेरे गणित में कोई गलती हुई। तो कुछ नहीं हुआ, मैंने क्या कहा, गणित करते समय पुस्तक का पेज नहीं पलटे। यदि हमारा पंखा चल रहा है और पेज पलट गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वही कैसे, जो आना चाहिए 5, 6, 7 घंटे, उसकी जगह आ गया उनके सीधे 12 घंटे। तो ये बात का ध्यान रखें कि हम इस रात्रिमान का जो मान लेंगे वो सूर्योदयास्त साधक सारणी से लेंगे, वो विश्व दिनमान सारणी में दी गई है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और जो नहीं पढ़े हैं हमारी क्लास में, वे विश्व दिनमान सारणी में सूर्योदय साधक सारणी का उपयोग करके स्वयं भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 11वां बिंदु आता है, जिसमें कि हमारा सूर्योदय आ गया। अब उसको स्टैंडर्ड बना लेंगे, स्टेटा में बनाएंगे। तो स्टेटा में बनाने के लिए क्या होगा कि यदि 82-30 से हमारे जन्म स्थान के रेखांश कम है, वो सारी बातें लिखा चुका हूं मैं, जन्म स्थान से हमारे स्थान के रेखांश कम है, तो ऐसी स्थिति में जो स्टैंडर्ड अंतर आता है वो सूर्योदय में जोड़ेंगे। और यदि हमारे जन्म स्थान के रेखांश 82-30 से अधिक हैं तो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए उसको घटाना पड़ेगा। उसके बाद बेलांतर सारणी से बेलांतर लेंगे और उस पर लिखे गए नियम के अनुसार संस्कार करेंगे, तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में हमारा सूर्योदय भी बन जाएगा। और इस सूर्योदय फिर दिनमान के घंटा मिनट बनाएंगे, दिनमान के घंटा मिनट बनाकर उसको स्टैंडर्ड टाइम के सूर्योदय में जोड़ेंगे, तो स्टैंडर्ड टाइम का सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी ने लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ये जो मैं बोल रहा हूं अभी, वो पूरा का पूरा यथावत वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो आपको इस चीज को कहीं भी, इनको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरा यथावत वीडियो में मिलेगा आपको। उसके बाद आता है 12वां बिंदु कि स्टैंडर्ड टाइम बन गया तो जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर 2.5 गुना कर दो, तो इष्ट घटी आ जाएगी। इष्ट घटी निकालने के बाद में हम जन्म समय का सूर्य स्पष्ट करेंगे। जन्म समय का सूर्य स्पष्ट, जन्म समय का सूर्य स्पष्ट जो करेंगे, तो मान लो पंचांग में गति दी रहती है प्रतिदिन की, और बहुत सारे पंचांगों में गति नहीं भी दी रखी होती है। क्यों गति नहीं दी? कुछ पंचांग में तो गति देते हैं कि यार गति दे दो, अच्छा है, परंतु कुछ पंचांग वाले गति क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एक कॉलम की जगह और उसमें व्यर्थ जाती है। अब जिसको गति का ज्ञान है सूर्य की, वे तो अगले दिन में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाकर गति निकाल लेंगे, और जिनको गति का ज्ञान ही नहीं है उनके लिए वो कॉलम ही निरर्थक है। और प्रतिदिन की गति देखने के लिए किसी को आवश्यकता भी नहीं लगती, किस गति से सूर्य चल रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। वो निरर्थक होने से ज्यादातर पंचांगकर्ता इस सूर्य की गति को नहीं देते हैं। साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट के नीचे जरूर गति सभी ग्रहों की दी रहती है। तो अब देखिए, हमें गति निकालना है तो आने वाले दिन के ग्रह स्पष्ट में से आज का ग्रह स्पष्ट घटा लेंगे तो गति आ जाएगी उस ग्रह की। परंतु यदि वक्री ग्रह है तो आज में से अगले दिन के ग्रह को घटाना पड़ेगा, तो वक्री ग्रह की गति आएगी। ठीक है, इसके बाद हम जन्म समय का सूर्य स्पष्ट कर लेंगे उस गति में गोमुत्रिका से गुणा करके। परंतु एक बात ध्यान रखिए कि सूर्य स्पष्ट कितनी बजे का पंचांग में दिया है।
यदि 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया है तो जन्म समय में से 5:30 घटाकर उसको 2.5 गुना करेंगे और फिर गोमूत्रिका से हम चालन, वो हमारा चालन आया, गति में गुणा किया गोमूत्रिका से और उसको प्रातः के सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो हमारा जन्म समय का सूर्य स्पष्ट आ जाएगा। अब देखिए कुछ पंचांगों में सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट हैं तो क्या करेंगे, पहले जो हमारे गणित शास्त्र में लिखा गया है, जो जन्म पत्रिका बनाने की पुस्तकें लिखी गई है, लगभग मैं उन सभी को अशुद्ध मानता हूं, क्योंकि उनने सुविधा हमारे इष्ट गति कोई चालन मान के सूर्य साधन की विधि लिखी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अब आप कहेंगे साहब इतने विद्वान थे पहले वाले, मैं मानता हूं बिल्कुल विद्वान थे, परंतु उस समय जो गणित प्रचलित था और वे जो गुरु से सीखे थे वो उनने लिख डाला। और ठीक है, जो फलित शास्त्र वाले आचार्य बहुत ज्यादा हुए हैं, गणित शास्त्र वाले आचार्यों की बहुत ही कमी रही है। और जो गणित शास्त्र वाले आचार्य हो गए उनने क्या किया, सीधा पंचांग निर्माण की पुस्तकें लिखी है, जन्म पत्रिका निर्माण की पुस्तकें वो गणिताचार्यों ने नहीं लिखी, फलिताचार्यों ने जन्म पत्रिका निर्माण के ऊपर कलम उठाई और वे भी विद्वान थे गणित में तो, पर कुछ त्रुटि कर गए। अब देखिए मान लो पंचांग लिया निर्णय सागर या श्रीधर शिवलाल, ये कहां के आधार पर बने, जोधपुर के आधार पर बने हैं, और जन्म पत्रिका बना रहे हैं हम नीमच की, तो नीमच और जोधपुर के अंदर 8 से 11 मिनट का अंतर आता है, कभी 8 मिनट का आ जाता है, कभी 9 का आता है, कभी 10 का, कभी 11 का आ जाता है। एप्रोक्स हम लेते हैं 10 मिनट, 10 मिनट के पल बनाते हैं तो 25 पल बनते हैं, 25 पल बनते हैं तो 25 पल का अर्थ है कि 25 पल के सूर्य गति में गुणा करेंगे और जो मान आएगा उतना अंतर उस सूर्य स्पष्ट में प्राप्त हो जाएगा आपको। या भादो माता पंचांग है और इसके सूर्य उदय से हम अंतर कर रहे हैं वाराणसी का, तो वहां आधा घंटे का अंतर पड़ता है और वो सब ग्रह स्पष्ट में मिस्टेक आ जाएगी। इसलिए निर्णय सागर पंचांग लिया तो उसमें जो सूर्योदय दिया है अपने जन्म समय में से वो सूर्योदय घटाएं, उसको 2.5 गुना करें, वो आपका चालन होगा। चालन वो वाला नहीं होगा जो हमने निकाल रखा है। इस बात को आप नोट कर लें और ध्यान में रखें। अब देखिए ये जन्म समय का सूर्य स्पष्ट हुआ, इसको सायन बनाएंगे। सायन बनाने के लिए क्या करते हैं, यह सूत्र लिख रखा है सूर्य स्पष्ट प्रसायनांश, तो सायन जन्म समय का सायन सूर्य, जन्म समय का सायन सूर्य स्पष्ट बनाएंगे। अब देखिए मैंने इसको यहां शार्ट कर दिया है। अब जन्म समय का सायन सूर्य स्पष्ट बनाएंगे तो दिमाग में यह प्रश्न नहीं उत्पन्न हो जाए कि इससे सायन कैसे बनाएंगे, तो इसको तो जन्म समय का बनाना है, फिर अयनांश जोड़ना है तो जन्म समय का सायन सूर्य हो जाएगा। फिर देखिए विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करेंगे। विश्व सायन लग्न सारिणी। अब देखिए क्या करेंगे वो भी बता देता हूं। जन्म स्थान के अक्षांश को देखेंगे और उस स्थान अक्षांश के नजदीक की विश्व सायन लग्न सारणी से वो सारिणी निकालेंगे। जैसे आपके अक्षांश 24 25 से, तो 25 के नजदीक 30 पढ़ने से अक्षांश 24 30 की हम सारिणी लेंगे। ऐसे 23 21 है तो 23 21 20 के नजदीक हैं, इसलिए 23 20 की हम सारिणी लेंगे। इस पुस्तक में 10-10 कला के आधार पर मैंने सारिणी बना रखी है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थान का विश्व में लग्न साधन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अगला बिंदु जब लेते हैं तो विश्व सायन लग्न सारणी की वो सारणी हमने निकाल ली, तो सायन सूर्य की राशि इधर दी गई है और अंश इधर दिए गए हैं। तो जो सायन सूर्य की राशि हो उसको इधर से पकड़ें
अंश को इधर से पकड़ें, दोनों को यहां मिला दें, जहां मिलते हैं वो घटी पल विपल में मान होगा, उसको यहां लिख लें। इसके ऊपर घटी पल विपल में हमारा जन्म का इष्ट घटी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये राशि अंश का मान हुआ। अब सायन सूर्य की कला भी है, तो ये उल्टे हाथ पर हमारी मुख्य सारणी है और सीधे हाथ की तरफ उसी की सहायक सारणी है, कला विकला साधक सारणी। तो सूर्य की जिस राशि का सायन सूर्य है, उसी राशि के सामने कॉलम में जो हमारी कला है उसके नीचे मान लिखा है, उसको लेके वो पल विपल प्रतिविपल में होगा, तो उस पल विपल प्रतिविपल के नीचे लिख दे जो हमने पहले लिखा है। फिर विकला का मान लेंगे सूर्य की, उसी राशि के सामने से मान लिया और उसको विपल प्रतिविपल तत्प्रतिविपल में लिख लें, इन सभी को जोड़ लें। यदि आगे घटी के स्थान में 60 या 60 से ज्यादा आता हो तो 60 घटा देंगे, नहीं आता हो तो 60 से ज्यादा हो तो घटाएंगे, और यदि 60 से ज्यादा नहीं हो या 60 नहीं हो तो 60 नहीं घटाएंगे। और जो मान हमारा प्राप्त हुआ उसको इस मुख्य सारणी में वापस ढूंढेंगे। परंतु ऐसा नहीं हो कि पंखा चल रहा और पेज पलट गया और सारणी थी 24 की और हमारे निकल के आ गई 8 की, तो आपका लग्न स्पष्ट अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर इस मान को उसमें ढूंढा, आगे के 3 डिजिट ढूंढेंगे तो वो ही नहीं मिलेंगे, तो एक तो उससे ज्यादा मिलेगा और उसके पास जस्ट उससे कम वाला मिलेगा, तो जस्ट उससे कम वाला लेंगे। उसके सामने जो राशि लिखी वो तो सायन लग्न की राशि होगी, ऊपर वाले अंश होंगे। ठीक, अब इसको इसमें से घटा देंगे जो हमारा योग था। अंतर को जो हमारा सायन लग्न प्राप्त हुआ है वो सहायक सारणी में ढूंढकर हम उसके लग्न के कला विकला साधन करेंगे। ये विधि मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा दी है। इस प्रकार हमारा सायन लग्न प्राप्त हो जाएगा। सायन लग्न में से हमारा जो अयनांश हम निकाल चुके हैं उसको घटाएंगे तो निर्यण लग्न स्पष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, निर्यण लग्न स्पष्ट को एक जगह लिख देंगे, हमें अब कुछ नहीं करना है। हमारा जो ये जोड़ आया था यहां योग, जिस प्रकार हमने इस योग को इस मुख्य सारणी में और उसकी सहायक सारणी में ढूंढा था, वो ही हमारी विश्व सायन लग्न सारणी की सबसे पहले वाली सारणी पे आएंगे। तो सबसे पहले जहां सारणी प्रारंभ होती है वहां उसके ऊपर लिखा है दशम लग्न साधक सारणी, उसको लेंगे और इसी योगफल को उसमें ढूंढेंगे। तो ये वाला राशि, ये वाला अंश होगा, इसके यहां मिलने वाला उसको लिख लेंगे राशि अंश, और कला विकला साधक सारणी से हम कला विकला भी साधन कर लेंगे। इस प्रकार सायन दशम लग्न आएगा, उसमें से अयनांश घटा देंगे तो हमारा निर्यण लग्न स्पष्ट प्राप्त होगा। लग्न नहीं, निर्यण दशम स्पष्ट प्राप्त होगा। यहां देखिए जन्म का दशम लग्न बनाने की आवश्यकता नहीं है, दशम लग्न नहीं दशम का इष्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिना दशम का इष्ट बनाए ही आप सीधे इसी योगफल से दशम लग्न भी साधन कर लेंगे। अब दशम लग्न या दशम भाव जो सायन आया उसमें से अयनांश घटा देंगे और जो अंतर प्राप्त होता है वही हमारा दशम भाव होगा। उसमें 6 राशि जोड़ देंगे तो चौथा भाव होगा। फिर हमारा दशम लग्न या दशम भाव एक ही बात है, उससे हम चतुर्थ निकालेंगे। चतुर्थ निकालने के बाद हम षष्ठांश निकालेंगे। षष्ठांश निकालने के बाद हम भाव साधन करेंगे, 12 भाव साधन। ये भाव कौन से होंगे? 12 भाव साधन हो गए। और फिर इसके बाद उस लग्न और जो हमारे ग्रह स्पष्ट हैं, जिस प्रकार हमने सूर्य स्पष्ट किया वैसे ही अन्य ग्रह स्पष्ट भी प्राप्त कर लेंगे। और फिर लग्न और ग्रह स्पष्ट को मिलाकर 16 वर्गीय हम सारे वर्ग चक्र भर देंगे। चर कारक भी भरेंगे। उसमें चर कारक कैसे भरते हैं वो मैंने चर कारक आपको भरना बता दिया, चर कारक कैसे भरेंगे। उसके बाद हम आवाज, अच्छा चर कारक लेंगे। चर कारक हमने निकाल लिए। फिर हम निकालेंगे एक तो आपका स्वांश कुंडली। स्वांश कुंडली के बाद हम कारकांश भी बना लेंगे, कारकांश कुंडली।
और इसको आत्मकारक कुंडली भी कहेंगे हम। देखिए, इसके बाद हमने 16 वर्गी बना ली, चर कारक निकाल लिए, स्वांश कुंडली बना ली, कारकांश कुंडली बना ली, और अष्टक वर्ग तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बनाना सिखा दिया है। 8 वर्ग बनाए, उसमें 8 में तो आपके एक एक चीजें समझ में आ गई होगी कि अष्टक वर्ग कैसे बनाएं और उसका फल कैसे देखें। तो देखिए, यहां तक सारा हमारा रिवीजन हो जाता है और आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हुए अगले प्रकरण की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं।